हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो इससे पहले गाइज हमने जो चैप्टर किया था, ग्रेविटेशन चैप्टर की थ्योरी पार्ट को कवर अप कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशंस के एमसीक्यू को। तो बढ़ते हैं गाइज। अगर थ्योरी आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर के आप थ्योरी क्लासेस देख लेना। इसमें मैंने कंप्लीट करवा दी थी थ्योरी हमने। तो आज हम इसके देखेंगे न्यूमेरिकल्स जो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर आपको इसके क्लास पीडीएफ्स के नोट्स चाहिए और जो प्रीवियस सेक्शंस है उसके पूरे के पूरे वीडियोस एक ही साइट पे चाहिए, टेस्ट जो हो चुके हैं वो चाहिए, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो, ऐप पे आपको वो मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। तो न्यूटन ने जो रूल दिया था, क्या रूल दिया था, जल्दी से याद कर लो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो क्या बताया था, इन दोनों को r डिस्टेंस पर रखा गया है। तो एक फोर्स इनके ऊपर क्या करता है, काम करता है, वो किसके इक्वल होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है दोनों। और रेडियस जो इनके बीच की दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या होता है, इन्होंने न्यूटन ने कहा है, कहीं कोई से भी दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब एक जैसे आपके पास में ये मोबाइल है, ये मोबाइल भी आपको अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, आप मोबाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होगे। अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें हैं, बाहर इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। अगला है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। तो सिंपली मुझे बता दो, जो हमने दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है वो दोगुनी कर दी है। तो F प्रोपोर्शनल टू या F डैश प्रोपोर्शनल टू 1/r की जगह दोगुनी होगी, तो ये 2r² हो गई। तो दो का स्क्वायर करोगे गाइस जब आप, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4r²। देखो इस 1/r² को तो आप क्या लिख सकते हो, f लिख सकते हो। तो f डैश की वैल्यू जो है वो f बाई क्या हो जाएगी, 4। और f/4 जिसके अंदर है उसे आंसर को मार्क कर दो, तो क्या हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही वो मास से पूछ सकता था आपसे कि हम दोनों मासों को दोगुना कर दे तब क्या होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा देना उस केस में भी। क्या हो जाएगा आपका, एक मास दो गुना, दूसरा मास दो गुना, 4 गुना हो जाएगा। जो भी करना है आप इस फॉर्मूले में करोगे, ये याद रखो बस। एम व एम द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से दूरी आर पर रखे हैं, ठीक है। एम व एम पिंडों द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बलों का अनुपात कितना होगा। तो ऑप्शन दिए हैं, देखो, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, एम इंटू आर क्रॉस एम। तो क्या है एम और एम, पहली बात तो ये याद रखो, ये जो दो पिंड है ना गाइज, ये m1 है और ये क्या है आपका m2 है। ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, और ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों फोर्स इक्वल हो गए तो आप बोलोगे दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी चंद्रमा को 10 की घात 20 न्यूटन बल से आकर्षित करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी को किस बल से आकर्षित करेगा। अभी मैंने बोला भैया जो दोनों फोर्सेज होंगे वो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो जिस बल से चंद्रमा आकर्षित करेगा उसी बल से पृथ्वी आकर्षित करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 की घात 20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट। अच्छा, चंद्रमा से एक चीज याद रखना गाइस, आपने सुना होगा ज्वार और भाटा, ठीक है। ज्वार और भाटा आने का कारण क्या पूछे, तो कारण क्या है, देखो, इसमें सूर्य और जो चंद्रमा है ना, वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन सूर्य हमसे दूर पर है, चंद्रमा हमसे पास है। तो ज्यादा जो इफेक्ट रहता है ना, वो किसकी वजह से आता है, चंद्रमा की वजह से आता है। तो चंद्रमा के एट्रैक्शन फोर्स के कारण या चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आप बोलोगे पृथ्वी में कौन सी घटनाएं होती हैं, ज्वार और भाटा की घटनाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, F बराबर, फर्स्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, G m1 m2/r²। तो भैया ये G है, तो G को इधर ले लोगे, तो देखो F न्यूटन में मापते हैं, r² F के साथ जाएगा तो मीटर स्क्वायर, होल अपॉन में m1 m2,
किलोग्राम 2 बार आएगा तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, हर जगह समान होगी, ये भी आपको याद रखना है। जी का मान निर्भर करता है, तो कैपिटल जी का मान निर्भर करेगा पिंडों के द्रव्यमान पर, पिंडों के बीच की दूरी पर, समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने क्या बोला था, कैपिटल जी तो भैया कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की सतह पर जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, तो बृहस्पति ग्रह पर जी का मान क्या होगा। क्या जी की वैल्यू चेंज होती है, तो आप बोलोगे सर चेंज नहीं होती। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी की सतह पर सार्वत्रिक गुरुत्विक नियतांक का मान जीई है, ठीक है, तथा चंद्रमा की सतह पर जीएम है। तो कैपिटल जी की बात चल रही है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये पूरे यूनिवर्स में क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी समान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, तो गुरुत्वीय त्वरण g का तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g के बीच क्या संबंध होगा। तो गाइस देखो, सिंपल, कैसे फॉर्मूला याद करने को बोला था, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन क्या होता था, आर स्क्वायर। F बराबर क्या होता था, m इंटू जी। स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल कर दोगे, तो स्मॉल g की वैल्यू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर के क्या हो जाएगी, इक्वल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान। अब कौन से जी की बात चल रही है, जी की वैल्यू की बात चल रही है, केवल द्रव्यमान पर, केवल ग्रह की त्रिज्या पर, द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया जो ग्रेविटेशनल आपका एक्सिलरेशन होता है वो मास पर भी डिपेंड करेगा, वो त्रिज्या पर भी डिपेंड करेगा। तो द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सही कथन है, पृथ्वी की सतह के प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है। बिल्कुल गलत बात हो गई, क्यों, क्योंकि आपके पोल्स पर ये क्या हो जाता है, पोल्स पर ये मैक्सिमम होता है, और जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर पर ये क्या होता है, मिनिमम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर जी का मान गलत हो गया ना, विषुवत रेखा पर तो मिनिमम होता है भैया। पृथ्वी की सतह के ऊपर अथवा सतह के नीचे जी का मान कम होता है, ये भी गलत हो गई। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ, चाहे आप क्या जाओ, नीचे जाओ, जी की वैल्यू क्या होती थी आपकी, जल्दी से बता दो कमेंट करके, कम होती थी बढ़ती थी। तो दोनों ही केसेस में जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, तो ये भी गलत। ध्रुवों पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पोल्स पर ज्यादा होगा और विषुवत रेखा में क्या होगा, कम होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान क्या होगा। अब ये मैंने बताया, तो पिछली थ्योरी क्लास याद करो, जब भी मैंने बोला है आप ऊपर को भेजोगे तो जी नेगेटिव में लेना होता है, लेकिन अगर आप पिंड को नीचे की ओर फेंक रहे हो, ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर फेंक रहे हो, तो जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमें बोला है ऊपर की ओर फेंका गया है, तो इस केस में क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, तो जीई तथा जीपी क्रमशः पृथ्वी तल पर तथा अन्य ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, एक्सिलरेशन की बात चल रही है। यदि ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में क्या हो, दोगुने हैं, तो तब आपको बताना है क्या होगा। तो सिंपल आपको क्या कर लेना है, देखो हम सबसे पहले जीई की बात करते हैं। तो जी अर्थ की बात करूंगा, तो अर्थ के लिए कैपिटल जी होगा, और मास होगा आपका क्या, अर्थ का, और होल अपॉन रेडियस ऑफ क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने बात कर ली जी प्लेनेट, कोई ग्रह जो है वहां, जी की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहनी है, तो ठीक है। एम ऑफ ई, उसने बोला ग्रह का द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पृथ्वी की तुलना में क्या है, दोगुने हैं, दोनों पृथ्वी की तुलना में दोगुने हैं, मतलब जो
मास है वो 2 ऑफ me है, और जो आपका आर सी है, ठीक है, यहाँ आर ई था, तो ये आर प्लेनेट जो है वो भी क्या है, 2 टाइम्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आप जब इन दोनों का रेशियो निकालोगे, देखो जीई अपॉन जीपी का रेशियो जब हम निकालेंगे, तो ऊपर आ जाएगा जी एम ई अपॉन, साथ में क्या है, आप बोलोगे सर आर ई स्क्वायर है, होल अपॉन, नीचे क्या है देखो, जी 2 एम ई, अच्छा ये प्लेनेट के लिए तो आप ई ही हो जाएगा ना, हमने दो गुना कर दिया है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आर ई स्क्वायर, तो आर ई स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, एम सी से एम ई कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 जाएगा ऊपर, तो जी ई अपॉन जी पी की वैल्यू जो आएगी वो 2 के इक्वल आएगी। तो आप इसे अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो जी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 जी पी। पूरा मैं एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ आपको, तो गलत नहीं होना चाहिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जीई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 ऑफ जीपी, तो जीई इक्वल टू 2 जीपी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है गाइस, जिसका करेक्ट आंसर है। अगला है, बढ़ती ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, अभी अभी हमने देखा सरफेस से ऊपर जाओ तब भी आपका, अच्छा जल्दी से फॉर्मूला बता दो, मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। जब भी आप ऊपर की ओर जाते हो सतह से, तो तब जो आपका फॉर्मूला हो जाता था जी का, देखो यहां लिख देता हूं, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन क्या हो जाता है, आर ई। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन जब आप नीचे को जाओगे, तब भी जी डैश जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जी 1 - डेप्थ अपॉन आर ई के इक्वल होता है। तो दोनों केसेस में क्या होती है, जी डैश कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। अब इसे ना पोल से मत चले जाना कि नहीं, अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो हम ध्रुवों के ऊपर चले जाएंगे भैया, और ध्रुवों पर जाएंगे तो वहां पर तो मैक्सिमम होता है। वो पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहा, पृथ्वी के सतह पर ही है, ध्रुव तो सतह पर ही होंगे ना, ये है। यहाँ इक्वेटर पर मिनिमम होता है, पोल्स पर क्या होता है, मैक्सिमम। लेकिन जब वो कह रहा है आप इस पृथ्वी की सरफेस से ऊपर जा रहे हो, तो तब कम हो जाता है, याद रखना। अगला, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के गुरुत्वीय त्वरण के 36% कम हो जाएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो कहना क्या चाह रहा है गाइस, देखो, ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह के गुरुत्वीय त्वरण के 36% कम हो जाएगा। 36% अगर कम हो गया तो बचेगा कितना, जी एच की जो वैल्यू है वो कितने प्रतिशत रह जाएगी, तो आप बोलोगे सर वो 64% रह जाएगा, यही होगा ना। 100 था, 100 में से 36 कम हो जाएगा तो कितने प्रतिशत रहेगा, 64%। अच्छा 64% किसका रहेगा, तो आप बोलोगे सर जितना कि वो जी की वैल्यू पृथ्वी के सरफेस पर थी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ जी एच इक्वल टू, प्रतिशत को अगर बदलोगे 64% ऑफ जी होगा, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 64 जी अपॉन क्या हो जाएगा, एच, सॉरी 100। तो अब हमें ये पता चल गया, लेकिन जब हाइट पर जाते हैं, अभी अभी मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया है, अगर हाइट पर गया है तो जी एच की जो वैल्यू होगी, ठीक है, ये कितनी होती है, जी अपॉन 1 + h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। जी एच की वैल्यू को रख दो भैया, देखो जी एच की वैल्यू तो कितनी है, 64 जी अपॉन 100। तो आपका क्या हो जाएगा, जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यही है। जो चीजें वैल्यू गिवन है वो रख दो, सारी की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये 100 इधर आ जाएगा, अपॉन 64 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू, ये क्या आएगा, 1 + h निकालनी है कितनी हाइट पर, आर ई। देखो आर ई आई थिंक गिवन है, कितना गिवन है, तो आप बोलोगे सर 6400 किलोमीटर आपको ये गिवन है। यहां से देखो ये स्क्वायर हुआ था, ये स्क्वायर था ना पूरा का पूरा, स्क्वायर को इसके पास भेजोगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट बनेगा तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 100 को 10, और ये हो जाएगा 64, इस 1 को इधर भेजना पड़ेगा तो -1, इक्वल टू
एच अपॉन कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। यही हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां से आपको क्या कर देना है, इसको सॉल्व आउट कर देना है। तो सॉल्व आउट कर करके आपका जो मान आएगा, ये कितना आएगा, 64। अच्छा 64 का तो यहाँ 8 हो जाएगा ना गाइज, ये 8 हो गया। तो 8 एकम 8, 10 - 8 2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो, ये हो जाएगा 2/8 बराबर H/6400। 8 से 8, 800। 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 1600। तो कितने किलोमीटर पर, जब 1600 किलोमीटर पर जाओगे आप, 1600 किलोमीटर पर जो जी की वैल्यू है वो 36% कम होकर के मात्र कितनी रहेगी, 64% हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। इवन ऐसे क्वेश्चन आपको इधर आर्मी वाले में देखोगे तो वो भी देखने को मिलेंगे। तो जितने बन सकते हैं वो सब करवा रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो कैसे है करके। अगले पर बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करना आराम से और एक बार खुद ट्राई करके देखना इन क्वेश्चंस को, जब तक खुद नहीं करोगे क्योंकि तब तक समझ नहीं आएगा। अगले पर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के 1/4 गहराई नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। मतलब क्या होगा ये पूछ रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर अब आप कहाँ जा रहे हो, नीचे की ओर जा रहे हो। तो भैया चलो फिर जी ऑफ डेप्थ या जी डैश की वैल्यू जी 1 - कितना, D/RE रखा जाता है। ठीक हो गया। 1 - D/ क्या हो जाएगा, RE। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आपको क्या कर देना है, आंसर निकाल देना है। ठीक है, जी डैश इक्वल टू जी 1 - D/RE। एक बार ना गाइस, जिसने थ्योरी वाली क्लास देखी होगी उस थ्योरी वाली क्लास में देख लेना, जब मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ाया है आपको, जी डैश इक्वल टू जी, और ये ना साथ में यहीं पर लिख दिया होगा 1 + 2H/RE, इस टाइप से कुछ लिखवाया होगा। ठीक है, जब डेप्थ की हम बात कर, मतलब जब हम कहाँ की बात करेंगे, ऊपर की ओर जब भी आपका ऑब्जेक्ट जाता है, तो वहां ना पावर भी साथ में क्या होती है, वहां पर दो चीजें लिखाई होंगी ना, वन माइनस, या तो ये लिखोगे आप 1 - 2H/RE, या फिर जी डैश इक्वल टू होता है G/1 + H/RE का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अभी तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते थे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो इस पर आ जाते हैं। तो जी डैश की वैल्यू को देखो, उसने बोला है कितनी गहरा, अच्छा जी डैश पूछ रहा है। ठीक है, जी की वैल्यू 9 पॉइंट कितनी होगी, 8। 1 - कितनी डेप्थ पर जा रहे हैं, त्रिज्या के 1/4 गहराई नीचे जाने पर। जो त्रिज्या है RE है, उसका 1/4 चले गए। RE अभी भी उतनी ही है, RE ही रहेगी। तो RE से RE क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर आ रहा है 9.8 इंटू 4 × 1 = 4, 4 - 1 3, 3/, क्या 4, क्या 4 से कटेगा, नहीं 2 से काट दो, 2 × 2 = 4, और ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 9 = फिर 2 से 3 को 1.5 टाइम्स, 1.5 हो गया। तो 15 × 9 = 135, 5 13, 15 × 4 = 60, 60 और 13 कितना हो जाएगा आपका, 73। और 2 के बाद पॉइंट था, तो 7.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा गाइज, डी आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं मैं, आप इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 5 kg के पिंड का भार होगा। तो एक ऑब्जेक्ट है, द मास ऑफ 5 kg बॉडी विल बी। देखो वेट होता क्या है, वेट होता है m × g, मास है 5, g की वैल्यू होती है 9.8। तो 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, और 4 × 49, 49 न्यूटन आप कह सकते हो, उसका क्या होगा, वेट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम क्या ज्ञात करते हैं, वट डू वी फाइंड आउट व्हेन वी हैंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस। तो जब भी आप क्या करोगे, कमानीदार तुला से लटकाते हो तो उसके वेट को मेजर करते हो। ऑप्शन नंबर ए।
यदि व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 70 kg है, तब उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? देखो मास कितना दिया हुआ है, 70 kg दिया हुआ है। चंद्रमा पर क्या पूछ रहा है, वेट। सबसे पहले वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, लेकिन चंद्रमा की बात, मून की बात करोगे तो जी/6 हो जाता है, लेकिन मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 70, ये 9.8, इसका अपॉन क्या हो जाएगा, 6। तो काट दो भैया, कैसे हो जाएगा आपका, देखो 7 से इसी को, 6 से इसी को काटते हैं, 6 एकम 6 हो जाएगा, 7 8 9 3, 6 छक 36। ऑलमोस्ट बता देते हैं, ठीक है, अपनी वैल्यू 16 × 85, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, इसी के आसपास होगी। और ये एक वैल्यू और जाएगी, देखो यहां पर हमारा क्या हुआ था, 6 × 6 = 36, 37 38, 2 बचा था, 6×3 = 18। तो जब आप एग्जैक्ट वैल्यू को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तब जो आपका आंसर आ रहा होगा गाइज, वो आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 114.1। वैसे भी देखो 112 पॉइंट में आएगा ना, वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये ज्यादा से गुणा कर रहे हो। तो ज्यादा से गुणा कर रहे हो तो देखो सारे के ऑप्शन आपके हैं ही नहीं, एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो केपलर ने कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे। पहला नियम बोलता है जो ग्रह हैं वो दीर्घ वृत्ताकार पथ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फिर दूसरा नियम क्या बोला था, जो कोणीय संवेग रहेगा वो क्या रहेगा आपका, संरक्षित रहेगा। ठीक हो गया। एक बोला था T² प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, R³ होता है। तो भौतिक राशि दूसरा नियम किस पर आधारित है, कोणीय संवेग पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर मोमेंटम। ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संकलित रहती है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स एक्यूमुलेटेड इनटू द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। तो जब भी प्लैनेट का मोशन होगा तो कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। केपलर के तृतीय नियमानुसार सूर्य से ग्रह की दूरी तथा ग्रह के परिक्रमण काल टी में क्या संबंध होता है। तो ये संबंध आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आप चलो ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, आप अब बताओगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा, मैंने दे दिया आपको, T³/R³ = K। दूसरा बी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, T⁴/R³ = और सी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, R²/T² = K। और चौथा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, R⁴/T⁴ = तो कौन सा बोलोगे, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी है, तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इस केस में दिनों की संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। कहाँ कहाँ की बात कर रहा है, देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात चल रही है गाइज। तो यहाँ ना T² = R³ वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन बनेंगी, तो एक लॉन्ग बन जाता है। लेकिन ये प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप अगर इस टाइप से आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे कि सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो क्या करोगे, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, इस पर कंडीशन लगाना, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में दूरी को क्या कर दोगे, आधी कर दोगे, दो कंडीशन बन जाएंगे, तो आराम से दिनों की संख्या निकलेगी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं डिटेल्ड जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा। 24वां क्वेश्चन है, एक उपग्रह एस एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यदि उपग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है तो क्या होगा। एस का त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष एस के कोणीय संवेग की दिशा परिवर्तित होती रहती है, परंतु इसका परिमाण अपरिवर्तित रहता है। एस की कुल बढ़ती है, सी वाले ऑप्शन में होगा आपका क्या, जो आपका एस है या भू स्थिर उपग्रह है। ये कुछ क्वेश्चंस में गाइस क्या है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं एक बार। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया सी में, द टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक हो गया, इसकी बात चल रही है। अच्छा, सी में होगा एस की कुल यांत्रिक ऊर्जा, इसे कर लेना कुल यांत्रिक ऊर्जा। बढ़ती है यांत्रिक ऊर्जा समय के साथ आवर्ती रूप से चेंज होते रहती है। एस के रेखीय संवेग का परिमाण क्या रहता है, नियत रहता है। तो लंबा एक क्वेश्चन है, आपको पढ़ने हैं आराम से, तो आप देखोगे ना
एस का त्वरण सदैव पृथ्वी के कहाँ की ओर होता है? केंद्र की ओर, क्योंकि पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। आर त्रिज्या की कक्षा में एक उपग्रह का आवर्तकाल 4 घंटे है। 3 आर त्रिज्या की कक्षा में इस उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो आर त्रिज्या है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होता है आपके किसके? आर क्यूब के, ये याद रखना। फिर दूसरी चीज क्या, त्रिज्या हमने बदल दी, 3 आर कर दी, तो ये टी डैश का स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू 3 आर के क्या हो जाएगा? क्यूब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल तीन तिया नौ तिया क्या हो जाएगा? 27, और साथ में क्या आ जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका। तो यहां से आपको क्या देखना है? ये है टी डैश स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है आपकी, देखो, एक है 16, एक है 4, एक है 4√27, और एक है 4√8। तो अब पूरा का पूरा आपका हो चुका है। अगर आप देखोगे तो आपका आंसर क्या मिलने वाला है आपको? आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर सीधे आपको अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। तो आंसर आ जाएगा सी, 4√27। ठीक है, पूरा आप करोगे ना, यहाँ पे देख लो, टी स्क्वायर अपॉन टी डैश का होल स्क्वायर कर लेना, इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर क्यूब अपॉन 27, आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब क्या होगा? कैंसिल। उपग्रह का आवर्तकाल टी की वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 4/टी डैश का होल स्क्वायर, अच्छा 4 का भी स्क्वायर होगा, अपॉन 1/27 हो जाएगा। स्क्वायर को इसके पास भेज दोगे, तो टी डैश, इसको इधर भेज रहा हूँ, टी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर इंटू 27। तो टी डैश की जो वैल्यू आएगी, 4 का स्क्वायर वर्गमूल काटोगे तो 4, 27 के ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ये हो गया आपका पूरा, आपका आंसर किस तरीके से आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की त्रिज्या के 5 गुनी ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है। भू स्थिर उपग्रह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जियो स्टेशनरी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे से अधिक होगा, गलत है। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे से कम होगा, ये भी गलत है। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होगा। नाम ही उसका जियो स्टेशनरी है, मतलब पृथ्वी के घूर्णन के बराबर वो क्या करेगा? गति करेगा। तो ये थे गाइज आपके कंप्लीट हमारे ग्रेविटेशनल, पहले हमने थ्योरी की, उसके बाद इसके क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सजेशन आप चाहते हो, कोई भी किसी भी रिलेटेड आपके क्वेरीज हैं, तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मैथ्स, इसके अलावा गाइड बायोलॉजी जो है और केमिस्ट्री, दोनों के आपको सेम जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, थ्योरी, थ्योरी के बाद आपका क्या, प्लस आपका एमसीक्यू, ये दोनों फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे ऐप के अंदर। तो आराम से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स, हैव अ गुड डे।